शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है और इसे 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप तक उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय लेकर आता है। इस रेडियो पर हम समुदाय के लिए कई तरह के कार्यक्रम लेकर आते हैं, तो वहीं विश्वविद्यालय से जुड़े हुए शिक्षार्थियों के लिए भी कई तरह की जानकारियां हम यहां पर लेकर आते हैं। तो ऐसे ही एक कार्यक्रम के साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रभा बिष्ट, जो कि पिछले 27 सालों से लगभग पढ़ाती आई हैं और इसके अलावा अभी फिलहाल वर्तमान में आपने जॉब तो छोड़ दी है एक स्कूल में। अभी आप बतौर सोशल वर्क आप अभी भी बच्चों को पढ़ा रही हैं और अभी आप जैसे खास तौर पर स्पेशल जो बच्चे होते हैं उन्हें आप पढ़ा रही हैं। तो प्रभा बिष्ट जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो हल्द्वानी के स्टूडियो में। थैंक यू सर। जैसे हम देख रहे हैं कि अभी आप स्पेशल जो बच्चे होते हैं, जो स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं, उन्हें आप पढ़ा रही हैं और इससे पहले आपने स्कूल्स में भी पढ़ाया है, कॉन्वेंट स्कूल्स में भी आपने पढ़ाया है। तो क्या एक्सपीरियंसेस आपके रहे हैं और किस तरीके का जो बदलाव आप देखती हैं इन दोनों तरीके के स्टूडेंट्स में, वो क्या रहता है और कैसे आप इन बदलावों में आप उनको पढ़ाती हैं? जैसा कि आपने बताया कि मैं पहले 27 ईयर्स पढ़ा चुकी हूँ स्कूल में। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाती थी, 2-3 स्कूल्स मेरे चेंज भी हुए। और जब मैं पढ़ाती थी तो मेरे मन में ये आता था कि कभी मुझे ऐसा मौका मिलेगा कि मैं कुछ समाज सेवा कर पाऊंगी, स्पेशल बच्चों के लिए या बुजुर्गों के लिए। तो जब मेरा हल्द्वानी आना, शिफ्ट होना से निश्चित हुआ, तो मैंने अपने मन में दृढ़ निश्चय किया कि मैं हल्द्वानी आके पैसों के लिए काम नहीं करूंगी, यानी कि कोई जॉब नहीं करूंगी सैलरी लेके। मैं जो भी करूंगी सेल्फलेस वर्क करूंगी। और फिर मुझे भगवान की दया से कह लीजिए या कैसे भी मेरी सोच अच्छी थी, तो मुझे ऐसा मौका मिला। और कल्याणम भवती समिति एक स्पेशल बच्चों का स्कूल है जो कुसुमखेड़ा में है, वहां पर मुझे मौका मिला बच्चों की सेवा करने का। तो जैसे कि सर आपने मुझसे पूछा कि क्या फर्क है उन बच्चों को नॉर्मल बच्चों के स्कूल में टीचिंग करने में और इन बच्चों, सर बहुत ज्यादा फर्क है। क्योंकि वहां पर जो बच्चे हैं वो हर बात घर में बताते हैं, उनके पेरेंट्स से वो हर बात बोल सकते हैं और उनके पेरेंट्स उनकी बात को समझ के आगे प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन इन बच्चों के साथ क्या है, ये घर जाके कुछ बता नहीं सकते, पेरेंट्स समझ नहीं सकते। तो इनके साथ हमें इस तरह से रहना पड़ता है कि हमको ये लगे कि बच्चा कुछ भी ना बोले और उसकी हर बात को हम समझें और उसकी इतनी ज्यादा अंदर तक, उसके अंतरात्मा तक घुस जाएं कि बच्चे को ये लगे कि मेरा जो भी है सामने, जो मेरा ट्यूटर है या समाज सेवी है या जो भी है, वो मेरा सब कुछ है। और बच्चे हमें वो बताएं। बिल्कुल भी छल कपट इन बच्चों में नहीं होता। नॉर्मल स्कूल के बच्चों में क्या होता है, बच्चे टीचर्स की तारीफ करते हैं। और टीचर्स भी मैंने ऐसे देखे जो ऐसे बच्चों को ध्यान देते जो घर में जाके अपने पेरेंट्स को बताते कि वो टीचर ने अच्छा बोला, वो बोला, तो वो अप्रिशिएशन के लिए। लेकिन इन बच्चों के साथ ऐसा नहीं है। इन बच्चों के साथ हम निस्वार्थ भाव से बोलेंगे, निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे और बच्चों से ज्यादा हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड हम इसमें रहते हैं बजाय कि नॉर्मल टीचिंग में। तो प्रभा बिष्ट जी, आपने जैसे बताया कि जो नॉर्मल बच्चों के साथ में और स्पेशल बच्चों के साथ में जो आपके टीचिंग एक्सपीरियंस रहे, आपने वो हमसे साझा किए। और आपने एक बात कही थी कि आप हल्द्वानी आकर के सिर्फ एक जॉब या फिर पैसों के लिए काम नहीं करेंगी। तो इसी बात से हमारा अगला सवाल होता है कि आपका जन्म कहाँ हुआ और उसके बाद यहाँ तक की जो आपकी लाइफ जर्नी रही है वो कैसी रही है? सर मेरा जन्म तो मुंबई में हुआ था और मेरी जो स्टडी हुआ, स्टार्टिंग मेरा मुंबई में हुआ, उसके बाद फिर बाकी सारा उत्तराखंड में ही हुआ। और उसके बाद फिर जब मैं बीए फाइनल में थी तो मेरी शादी हो गई थी। बस मेरी शादी में एक शर्त यही थी कि मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखना चाहूंगी, नहीं तो मुझे सर एनसीसी में जाना था। मैंने एनसीसी की सीनियर अंडर ऑफिसर थी, सी सर्टिफिकेट होल्डर थी। लेकिन पेरेंट्स ने आर्मी में नहीं जाने दिया क्योंकि वो समय ऐसा ही था। फिर मेरी शादी जब हो गई तो मेरी वही शर्त थी कि मुझे पढ़ना है। और उसके बाद मैंने एमए किया, बीएड किया, एनटीटी किया, ब्रिज कोर्स किया, डिप्लोमा किया, कंप्यूटर डिप्लोमा किया, काफी कुछ मैंने किया। और उसके बाद फिर अब मैं जब लास्ट में हल्द्वानी आई हूँ, उसके बाद फिर मैंने टीचिंग करी। टीचिंग जब मैंने करी तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बेस्ट टीचर अवार्ड भी मिला और पॉपुलर टीचर का भी मिला और पंक्चुअल टीचर का भी मिला। और कई बहुत अच्छे मेरे बहुत अच्छे अनुभव रहे। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ मैंने डिप्लोमेटिक लोगों को झेलना सीखा, जैसे कि आपके समाज में हो रही है। डिप्लोमेसी बहुत ज्यादा है, तो कहीं भी जब हम टीचिंग करते हैं तो स्टाफ में ही हो जाती है, पेरेंट्स के साथ ही हो जाती है, मैनेजमेंट के साथ हो जाती है। तो वो सारी चीजें मैंने सीखी और जो कि मेरे जीवन के लिए बहुत ही मायने रखते हैं। और अब मैंने ये सोचा कि मैंने जब इतना पढ़ लिख लिया, इतना पैसा कमा लिया, जो भी है, वैसे तो पैसे के किसी का कभी जी नहीं भरता, लेकिन मैंने ये सोचा कि अब मैं जितना भी मेरा समय है, मैं अपनी टीचिंग, अपनी जो पढ़ाई, अपना जो एक्सपीरियंस है, वो सारा का सारा समाज सेवा में लगाऊंगी। और बच्चों के लिए, ऐसे बच्चों जो स्पेशल बच्चे हैं, उससे बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे यहाँ कहीं नहीं मिला कि जिन मैं इनकी सेवा करूं।
जैसे आपने बात की कि आपकी जो लाइफ जर्नी रही है वो मुंबई से आपकी शुरुआत रही है और उसके बाद आपका ज़्यादातर जो ज़िंदगी का हिस्सा रहा है वो उत्तराखंड में ही बीता है और ख़ास तौर पे आपने सर जब यूपी में भी रही मैं। जी, तो आपने यूपी और उत्तराखंड में आपका लाइफ का ज़्यादातर हिस्सा बीता है। तो जैसे आपने बात की कि आपने जब स्कूल में पढ़ा है तो वहाँ पर भी कुछ शायद ख़ास वजहें रही होंगी, जिन वजहों से फिर आपने उन चीज़ों को छोड़ दिया और साथ ही फिर आपके मन में जो एक समाज सेवा का भाव था वो भी आपको इस तरफ लेकर के आया। तो क्या समाज सेवा को हम आपकी ज़िंदगी का हिस्सा कहें या फिर हॉबी कहें? और अगर हॉबी की बात की जाए तो आपकी हॉबीज़ क्या-क्या हैं? इसको मेरी जिंदगी का हिस्सा भी कह सकते हैं और हॉबीज भी कह सकते हैं। क्या बताऊँ, मेरी तो कई सारी हॉबीज हैं। पेंटिंग, डांसिंग, मैं कैशियो भी बजाती हूँ और मुझे स्पोर्ट्स भी अच्छा लगता है और मेरे को रीडिंग करना बहुत, राइटिंग बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहानियाँ लिखती थी, मेरी मैगजीन में भी आती थी नजरीबाबाद। आकाशवाणी से भी मेरी कहानी टेलीकास्ट हुई 6-7 साल। वो फिर मैंने अपने जॉब का क्लैश हो रहा था, इस वजह से मुझे वो छोड़ना पड़ा। और बाकी मुझे बच्चों को प्यार करना और बुजुर्गों की सेवा करना सबसे अच्छा लगता है। तो जैसे अभी आप लगातार आपने जैसे यहाँ पर बात बोली कि बच्चों से प्यार करना, बच्चों के साथ समय बिताना और साथ ही बुजुर्गों के साथ आपको जुड़ के रहना बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे आप समाज सेवा में ये सब काम लगातार कर रही हैं, तो क्या आपने कोई एनजीओ फॉर्म किया या फिर अगर एनजीओ फॉर्म नहीं किया या किसी एनजीओ के साथ आप जुड़ी या फिर किस तरीके से आपके एनजीओ के अपने अनुभव रहे हैं? सर एनजीओ के साथ मैंने काम किया था। जब मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे को बच्चों से प्यार था, तो मुझे लगा मुझे गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो मुझे कोई एनजीओ मिले थे, उन्होंने मुझे खुद ऑफर किया था। जब उनको मेरे बारे में पता चला कि मैम आप आके मेरे गरीब बच्चों को पढ़ाया कीजिए, मैंने कहा ठीक है। तो मैं पढ़ाने वहाँ पर जाती थी, लेकिन कुछ दिन तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन बाद में मैंने देखा कि वहाँ पर जो यंगस्टर्स थे, उनका बर्थडे वगैरह होता तो अपने फ्रेंड्स को लेके वहाँ पर आना, बच्चों को एक एक समोसा पकड़ा के फोटो खिंचाना, इंस्टाग्राम में डालना, फेसबुक में डालना, छोटी छोटी चीज़ों को इतना बड़ा हाईलाइट करके रखना, और जो मेन एम था बच्चों को पढ़ाना वो नहीं पढ़ाना। तो मैंने एनजीओ, जो मेरे सर थे, मैंने सर को बोला, जो उसके मेन थे, मैंने बोला सर यहाँ पर मुझे अच्छा नहीं लगता, पढ़ाई का माहौल बिल्कुल नहीं, इसको चेंज कीजिए। तो सर ने कहा मैम आप अपना टाइम चेंज कर लीजिए, आप सुबह आती है तो सुबह उन लोगों को आने दो, आप शाम को आ जाओ। मैंने कहा सर ये थोड़ी ना, मैं इसलिए थोड़ी ना यहाँ पर आ रही हूँ। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मैं सर के घर मुझे जाने का मौका मिला। सर का थोड़ा सा छोटा सा बच्चा था, तो वो क्राउल कर रहा था, तो उनके पूरे घर में ग्रीन कलर की कारपेट बिछी थी, पूरे किचन से लेके रूम तक पूरे के पूरे। तो मुझे पता चला कि ये सारा जो था, ये एनजीओ के लिए जो लोग पैसा देते हैं, उन पैसों से ये सारा का सारा काम सर अपना घूमना फिरना ये सब करते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही कि सारे एनजीओ खराब है, मैं ये कह रही हूँ कि मेरा अनुभव जो रहा, पहला अनुभव अच्छा नहीं रहा मेरा। फिर मैंने ये सोचा कि मैं जो भी वर्क करूंगी, चाहे छोटे पैमाने पे करूंगी, लेकिन यथार्थ में करूंगी, धरातल में करूंगी, मुझे शो ऑफ नहीं है। यहाँ भी मैं जिस स्कूल में पढ़ा रही हूँ, यहाँ पर भी मैंने सर को बार बार ये बोला, मैंने कहा सर एक तो मुझे हाईलाइटेड मत करना कहीं पर भी, अगर कहीं पर कुछ कर रही हूँ तो मेरे हाथ दिखा देना, मेरा बैक साइड दिखाना, मेरा फेस नहीं। लोग मुझे काम से जाने कि हाँ यहाँ कोई काम कर रहा है, इससे नहीं कि अरे ये फेस है, इतनी स्मार्ट है, ये काम करिए, नो। तो जैसे आपने अपने अनुभव जो एनजीओज के साथ रहे हैं वो आपने साझा किए और आपको किस हद तक यहाँ पर दिक्कतें आई ये भी आपने हमारे लिसनर्स के सामने रखा और ख़ास तौर पे ये दिक्कत केवल आप ही की नहीं है, ये हर उस बच्चे की दिक्कत है जो कि वहाँ पर अपने ख़ास मकसद से जा रहा है, अपने पढ़ाई के लिए जा रहा है। तो बच्चों को ये जो पढ़ाने के लिए आपके अंदर जो थॉट है, इसको मोटिवेशन कहाँ से मिलती है, किस तरीके से आप इस चीज़ के लिए मोटिवेट हुई? सर जब मैं छोटी थी ना, तो मेरे जो डैडी थे वो ये बोलते थे कि अगर तुम्हें बराबरी करनी है तो जो पढ़ने में तुमसे आगे हैं उनको पीछे करके दिखाओ। पैसे में कभी बराबरी नहीं करनी कि वो रिच है तो मैं, मेरे पास पैसा क्यों नहीं है, नो। ये देखो कि अगर उसने एमए किया है तो मैं और आगे पढूं, अगर वो इतना पढ़ रहा है तो मैं और आगे पढूं। तो मुझे पढ़ने की लगन यहाँ से थी। बाकी हैंड राइटिंग मेरी अच्छी थी, कुछ तो बाय बर्थ भी होता है, तो वो सारा का सारा मेरा ऐसा था। तो मुझे इंटरेस्ट शुरू से रहा पढ़ने में, लिखने में, और बाकी फिर घर से पूरा का पूरा सपोर्ट मिला। और शादी के बाद भी, जैसे मैंने आपको बताया कि पढ़ाई के लिए मैंने बोला था, तो मैंने शादी के बाद काफ़ी पढ़ाई करी और आज भी मेरा मन करता है कि कुछ डिग्रियां और होती तो मैं वो भी कर लेती, लेकिन फिर मुझे लगता है अगर मैं उधर लग जाऊंगी तो फिर मैं इन बच्चों की सेवा नहीं कर पाऊंगी। जैसे आपने बात की कि आपको जो प्रेरणा मिली, जो मोटिवेशन मिली वो आपको आपके फादर से मिली है, तो आप अपनी लाइफ में और किस किस को अपनी मोटिवेशन कहना चाहेंगे साथ में, और इसके अलावा आप किस किस को थैंक्स कहना चाहेंगे इन सब चीज़ों के लिए, किस किस का आप शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? सर मोटिवेशन तो मैंने आपको बताया ना कि सबसे पहले तो बच्चे को मोटिवेशन जो है, अगर उसके पेरेंट्स समझदार हैं तो वहीं से मिलती है, घर के माहौल से मिलती है, उसके अपने भाई बहनों से मिलती है, तो मुझे वहीं से मिला। और दूसरा है कि जब मैं एनसीसी में थी तो जो मेरी एनसीसी की मैम थी, उनसे मुझे बहुत मोटिवेशन मिला। तो उनको मैं हमेशा सोचती थी कि मैं भी मैम की जैसी बनूं, मैं भी कभी ऐसे पढ़ाऊं। और वो मैम हमेशा, जब इवन की जब मेरी शादी भी तय हुई तो मैम ने मुझे बोला था ये ठीक नहीं है, तुम तो बहुत पढ़ाकू लड़की हो और तुम कहाँ शादी के चक्कर में पड़ रही हो। लेकिन मैंने कहा नहीं मैम, शादी के बाद भी मेरी पढ़ाई कंटिन्यू चलती रहेगी। तो फिर उसके बाद बाकी जो टीचिंग का है, टीचिंग का तो ये था कि
मेजर छावड़ा सर थे मेरठ में, उनका स्कूल था। उन्होंने मुझे देखा, मैं पड़ोस में रहती थी, तो उन्होंने खुद ही मुझे बोला कि देखो आप ग्रेजुएट हो, मेरे स्कूल को ज्वाइन कर लो, छोटे बच्चों का स्कूल है, बाकी टाइम अपना पढ़ाई करते रहना। तो फिर मैंने वहां से किया, और वो सर ने मुझे इतनी अच्छी बातें सिखाई। उन्होंने मुझे हमेशा बोला कि जब भी आप क्लास में पढ़ाने जाओगे, चाहे बड़े स्कूल में पढ़ाओ चाहे छोटे, सामने जो बच्चा बैठा है उसमें अपने बच्चे की या अपने भाई बहन की शक्ल देखोगी तो तुम अपने आप एक अच्छी टीचर बनोगी। और उसी बात को मैं आगे लेकर के चलती रही, और मैंने वो ही किया। फिर जब मैं कॉन्वेंट में पढ़ाती थी तो वहाँ पे प्रिंसिपल थी सिस्टर लिया, एक बार उन्होंने भी मुझसे पूछा कि बच्चे तुम्हें इतना पसंद क्यों करते हैं और तुम कैसे बच्चों को हैंडल करती हो, तुम्हें क्या चीज़ सबसे अच्छी लगती है। मैंने कहा सिस्टर, मैं जब क्लास में घुसती हूँ ना, हर बच्चे में मुझे मेरा बच्चा नजर आता है बस, और फिर मैं उन्हीं में खो जाती हूँ, फिर मैं भूल जाती हूँ मैं कौन हूँ। तो आपने हमारे लिसनर्स के सामने ये बताया कि किस तरीके से आप अपने घर परिवार से प्रेरित हुई और साथ में आप और कहाँ कहाँ से प्रेरित हुई, किस किस अपने टीचर से आप प्रेरित हुई, और आपने इन सबका कहीं ना कहीं एक तरीके से शुक्रिया भी अदा किया है। तो जैसे अगर हम बात करें कि अभी यहाँ पर उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में भी एक स्पेशल बीएड का एक कोर्स चलता है। तो स्पेशल बीएड का जो पाठ्यक्रम ले रहे हैं जो शिक्षार्थी यहाँ पर, तो उनके लिए आप क्या कुछ खास कहना चाहेंगी, या फिर किस तरीके से वो आगे अपने भविष्य में काम कर सकते हैं? सर मेरा तो कहना यही है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, जो मैंने सीखा और जो मैंने अभी देख रही हूँ, कि जो भी बीएड कर रहे हैं, या स्पेशल बीएड हो या कोई भी बीएड हो, कोई भी डिग्री हो, कोई भी, वो केवल इसलिए ना करे कि उनको आगे जाके जॉब मिले, है ना, ये अपने दिमाग से हटा देना है। उन्हें ये सोच के चलना है कि हमने एक देश के लिए भविष्य तैयार करना है। हमारे पास पेरेंट्स अपनी अमानत दे के जा रहे हैं, अपने बच्चे को जिगर के टुकड़े को दे के जा रहे हैं। हमने उन बच्चों को सही मार्ग पे ले जाना है, सही से पढ़ाना है, लिखाना है, उन्हें संस्कार सिखाने हैं, उन्हें मॉरल वैल्यूज बतानी है, जो बच्चे आजकल खोते जा रहे हैं। तो बस मुझे यही कहना है कि डिग्रियां लेके कुछ नहीं होता। मेन चीज है कि डिग्रियों के साथ साथ हम अपनापन और डिवोशनल होना बहुत जरूरी है। डिवोशनल नहीं होंगे तो हमारे लिए कोई भी डिग्री मायने नहीं रखती। जी। जैसे आपने बात की कि अगर आप डिवोशनल नहीं होंगे तो आपके लिए कोई भी डिग्री मायने नहीं रखती, तो इसलिए अगर आप बीएड कर रहे हैं या फिर स्पेशल बीएड कर रहे हैं तो आपको बच्चों के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए डिवोटेड होना होगा। यस सर, तो काफ़ी ऑफ कोर्स। बेहतरीन बात आपने हमारे लिसनर्स के सामने रखी, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके सामने रखी, जो कि बीएड और स्पेशल बीएड का कोर्स यहाँ से करेंगे। और अगर बात की जाए आपकी ज़िंदगी के फ्यूचर प्लान की, या फिर आगे क्या लक्ष्य आपने निर्धारित किए हुए हैं अपने जीवन में? सर मेरा फ्यूचर प्लान तो कभी कुछ नहीं रहा। एक आर्मी था, वो हो नहीं पाया। बाकी जो होता गया, मेरी मेहनत, बड़ों का सपोर्ट और गॉड की ब्लेसिंग से होता चला गया। फिर भी मैं सोचती हूँ जब तक भी मैं हूँ, तो एक तो मैं इन बच्चों की, ऐसे बच्चों की सेवा करूं, गरीबों की मैं सेवा करती हूँ। मुझे जहां पर भी मौका मिलता है मैं किसी न किसी रूप में उनको डोनेट करती रहती हूँ, चीजें देती रहती हूँ। बाकी मुझे बुजुर्गों की सेवा करने का भी मौका मिलना चाहिए। मैंने सुना यहाँ पर कोई वृद्धाश्रम भी है। मेरा सपना है कि वृद्धाश्रम जाके भी वहां पे, जिस दिन मेरे यहाँ स्कूल में ऑफ रहता है, मैं वहां पे जाके उनकी सेवा करूं। मेरे जिंदगी का एक एम ये भी है। और बाकी जो स्ट्रीट डॉग वगैरह हैं, जो एनिमल्स हैं, जो इनको मैं ज्यादा प्यार करती हूँ, मेरा सपना ये भी था कि मैं इनके लिए एक शेल्टर रखूं, लेकिन वो मेरा नहीं हो पाया, जिसका मुझे बहुत दुख भी होता है। जब भी मैं सड़कों पे ऐसे आवारा बिल्ली कुत्तों को इनको घूमते हुए देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है कि देखो मैंने करना था और मैं नहीं कर पाई, बट दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। जैसे आपने बात की कि आप एक एनिमल लवर भी हैं यहाँ पर इस बातचीत के दौरान में, तो और क्या कुछ खास आपकी ज़िंदगी का ऐसा हिस्सा रहा है जो कि हमें जोड़ता हो कहीं? सर जब से मुझे याद है कि मैं तो जितने भी एनिमल्स सड़कों पे मुझे दिखते हैं, मैंने हमेशा उन्हें पाला है। चाहे मैं किसी शहर में, किसी मोहल्ले में, किसी भी गली में रही हूँ, वहां के लोग मुझे जानते हैं कि ये आ गई है तो इसके पास कुत्तों के लिए दवाई भी होगी, खाना भी होगा, सब कुछ होगा। मैं ये कहती हूँ कि जिन्हें सब प्यार करते हैं, अपने पेट्स को तो सभी प्यार करते हैं, एसी में भी रखते हैं, गाड़ियों में भी ले जाते हैं, और जो स्ट्रीट पे कुत्ते होते हैं उनके लिए गेट बंद कर देते हैं। वाई? जबकि उनको ज्यादा जरूरत है शेल्टर की, और रक्षा वो करते हैं। आप हमेशा देखेंगे जो गली के कुत्ते होते हैं ना, पूरी रात वो गलियों की चौकीदारी करते हैं, और जो हमारे पालतू कुत्ते होते हैं वो घर के अंदर एसी में या रजाई के अंदर सो रहे होते हैं। तो इसलिए मेरा एक ये भी एम है कि ये भी है कि मैं यहाँ के माध्यम से लिसनर्स को बोलना चाहती हूँ कि जहां भी उन्हें कोई भी ऐसे स्ट्रे डॉग, स्ट्रे कैट, एनिमल कहीं भी कुछ दिखते हैं, उनके लिए भी पानी का डब्बा रख दीजिए। चिड़िया, बर्ड्स वगैरह दिखती हैं, उनकी भी सेवा कीजिए। और बाकी पेट्स तो आपका है ही है, उसको तो कोई ले जा नहीं सकता, लेकिन इनको भी प्यार कीजिए जिन्हें कोई प्यार नहीं करता, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो। और मैं नेचर लवर भी हूँ। नेचर मुझे बहुत अच्छा लगता है, पहाड़ों पे जाना, समुद्र के किनारे जाना, और मतलब जो आर्टिफिशियल से अलग हो, नेचुरल हो, दैट इज बेस्ट फॉर मी। और इसीलिए नेचर, जब भी मैं पहाड़ों को देखती थी, बादलों को देखती थी, समुद्र को देखती थी, आसमान को देखती थी, तो मेरे मन में कहीं ऐसा आता था, कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी हैं जो कि नहीं देख पाते हैं। भगवान ने इतनी प्यारी दुनिया बनाई है, वो जो ब्लाइंड होते होंगे कैसे देखते होंगे। मन के अंदर मेरी ये बात इतना गहरा कर गई
कि मैं हॉस्पिटल पहुंच गई अपनी आई डोनेट करने। जब आई डोनेट करने गई तो डॉक्टर ने मुझसे बोला हाँ बोलिए। मैंने बोला मुझे आई डोनेट क्यों, इतनी जल्दी क्यों? मैंने कहा नहीं मुझे करनी है, जब भी मैं मरूंगी ना मेरी आंखों से कोई नेचर को देख सकेगा, नेचर की जो सुंदरता है उसको देख सकेगा। तो मैं नेचर लवर भी हूँ और एनिमल्स लवर भी हूँ, और मैं कहती हूँ हर इंसान को होना चाहिए। आप कितनी भी बड़ी पोस्ट में हैं, अगर आपके अंदर ये चीजें नहीं है तो फिर आप खुश नहीं रह सकते। खुश रहने के लिए हमको नेचर से जुड़ना पड़ेगा, एनिमल से जुड़ना पड़ेगा, गरीबों से जुड़ना पड़ेगा, और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हमको थोड़ा वॉक भी करना पड़ेगा और एक्सरसाइजेस का योगा करना पड़ेगा, और हंसना बहुत जरूरी है। आजकल क्या हो रहा है, इंसान हंसना ही भूल गया। हंसने के लिए कहाँ जा रहे हैं? क्लबों में जा रहे हैं। और जबकि हमको भगवान ने कीमती चीज दी है जो एनिमल्स से अलग हमको अलग करती है, हंसी। हमें हंसना चाहिए और सबको हंसाना चाहिए। एक हंसता हुआ चेहरा बहुत सुंदर लगता है, उसको देख के सामने वाला गुस्सा भी होगा तो वो भी हंसने लग जाता है। जैसे आपने अपनी इस बातचीत के दौरान में कहा कि आपने अपनी आय भी डोनेट की है, और ताकि कुछ लोग जो हैं आपके जाने के बाद भी आपके आंखों के माध्यम से इस दुनिया को देख सकें, इस दुनिया के रंगों को देख सकें, प्रकृति को देख सकें। तो और क्या कुछ खास आप हमारे लिसनर से कहना चाहेंगे आई डोनेशन के लिए? मैं तो कहती हूँ सबको करना चाहिए। अभी जब कोविड था तो एक किस्सा मुझे याद आता है। कोविड के टाइम पे हमारे साथ कोई टीचर थी, तो उनकी मम्मी को कोविड हुआ, तो वो जॉली ग्रांट देहरादून में चली गई थी, तो उनकी डेथ हो गई। तो डॉक्टर ने उनसे बोला इनका आई डोनेट करवा दीजिए, हम आपको सर्टिफिकेट देंगे और क्या क्या देंगे। तो उन्होंने करा दिया। जब मेरे को सुना मुझे अच्छा नहीं लगा। अरे आपने आई डोनेट करनी है तो एकदम गुप्त तरीके से कीजिए ना, क्या सर्टिफिकेट लेना, क्यों पैसा लेना, वाई, व्हाट इज दिस? आंखें हमने थोड़ी बनाई, आंखें तो गॉड ने हमें दी हैं, तो हम उसको आंखें को बढ़ा ही तो रहे हैं। अगर कल को मैं मर जाती हूँ, मेरी आंखों से कोई देख रहा है, तो मैं ही तो उसके अंदर हूँ। तो ये हमको सोचना चाहिए। यही मैं कहूंगी कि आपने भी, मेरा तो अपना ये भी सपना है कि अपना हर बर्थडे पे एक एक ऑर्गन अपना डोनेट करती जाऊं। जब तक मैं हूँ, जब तक मैं रहूंगी, अपना एक एक ऑर्गन में डोनेट करने का मेरा सपना है, और भगवान करे वो जरूर पूरा होगा। और ऐसे आप लोगों ने भी करना चाहिए। तो प्रभा बिष्ट जी, आपसे काफ़ी सारी बातें हमारे इस बातचीत के दौरान में रही है, और काफ़ी सारी चीज़ें हमारे जो लिसनर्स हैं, हमारे जो श्रोता हैं, उन्होंने आपसे सीखी होंगी, समझी होंगी, प्रेरित हुए होंगे। और इस बातचीत के अलावा कुछ और ख़ास बात जो आप हमारे लिसनर्स के सामने रखना चाहें, जो आप हमारे लिसनर्स को कुछ कहना चाहें, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। सर मैं यही कहती हूँ कि एक तो पंक्चुअल होना चाहिए, फिजिकली फिट और मेंटली फिट। दिव्यांग जो है इंसान शरीर से नहीं होता, दिमाग से होता है। जैसे कि आए दिन आपको न्यूज़पेपर में, मीडिया में, सब जगह सुनाई दे रहा होगा। और एक मैं मैसेज यहाँ से देना चाहती हूँ कि फोन जो आज की जिंदगी में घरों को तबाह कर रहा है, बच्चों को बर्बाद कर रहा है, इन फोनों से अपने छोटे छोटे बच्चों को दूर रखिए। मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पे छोटे छोटे बच्चों के वीडियो बनके उनकी मम्मियाँ, उनके पापा डाल रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि प्लीज ऐसा ना करें, क्योंकि यही बच्चे फिर आगे इनको फोन की लत पड़ जाती है, फिर आप उन्हें उनसे परेशान होते हैं और फिर उनकी लाइफ बर्बाद हो जाती है। और बाकी यही है कि नेचर को प्यार कीजिए। जो भी भगवान ने आपको चीजें दी हैं उसको संवार के रखिए। पेड़ लगाइए, जल बचाइए, बिजली का मिसयूज मत कीजिए। अपनी जो पढ़ाई लिखाई आपको गॉड ने दी है उसको आगे बांटिए। पढ़ाई तो विद्या ऐसा ज्ञान है जो बढ़ाने से बढ़ता है। प्यार ऐसा चीज है जो प्यार देने से बढ़ता है। हंसी ऐसी चीज है जो देने से बढ़ती है। तो फिर हम क्यों ना बांटे? हमको ये चीजें बांटनी बहुत जरूरी है। और बाकी समाज सेवा करते रहिए। जो चीज आपको अच्छा लगता है, कहीं भी आपको कोई दिव्यांग दिखाई देता है, मैं तो इस समय दिव्यांगों के लिए काम कर रही हूँ, तो मैं उन्हीं की ओर से बोलूंगी, कहीं भी आपको समाज में ऐसा कोई दिव्यांग दिखता है तो आप उसकी हेल्प कीजिए, लेकिन उसको लाचारी मत दिखाइए। उसको ये मत बताइए कि वो दिव्यांग है, मैं इसलिए उसकी हेल्प कर रहा हूँ। आप ऐसे कीजिए जैसे घर में बच्चे की करते हैं, उस तरह से कीजिए। लास्ट में मैं 4 शब्द इन्हीं के लिए बोलना चाहूंगी। कुछ बिखरे हुए मोतियों को पिरोना अभी बाकी है, कुछ अधखिली कलियों को खिलाना अभी बाकी है, कुछ लड़खड़ाते हुए कदमों को मंजिल तक पहुंचाना भी बाकी है। तो दोस्तों, आपने मुझे सुना, शायद आप मेरी बातों से प्रोत्साहित हुए होंगे। चंद पंक्तियां मुझे फिर याद आती हैं। खूबसूरती चेहरे की नहीं विचारों की होनी चाहिए। चेहरा तो ढल जाता है एक उम्र के बाद, खूबसूरत विचार जन्मों जन्म तक जिंदा रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी प्रभा बिष्ट, जो कि एक सोशल वर्क के बतौर स्पेशल चाइल्ड्स को पढ़ा रही हैं, स्पेशल बच्चों को पढ़ा रही हैं। तो जैसे अभी आपने एक बात कही कि अगर आप किसी की मदद करना चाहें, किसी दिव्यांग की या फिर किसी की भी मदद करना चाहें, तो मदद आप इस तरीके से कीजिए कि उसे लाचारगी महसूस ना हो, उसे बेचारगी महसूस ना हो। बहुत बेहतरीन बात आपने हमारे लिसनर्स के सामने रखी। तो प्रभा बिष्ट जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे और हमारे लिसनर्स से, हमारे श्रोताओं से ये सारी बातें साझा करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अनिल भी चाहूंगा इस कार्यक्रम से इजाजत। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।